हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मूल विधियों की क्लासेस पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 9 क्लास मूल विधियों की पढ़ ली थी। आज की हमारी क्लास 10वीं होगी और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मानवाधिकार संरक्षण यानी कि ह्यूमन राइट्स जो है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने आप सभी को बता रखा है कि आप लोग ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, साथ साथ में ज्ञानकोश एप्लीकेशन भी है। आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सब के लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में सभी को आप ज्वाइन करिएगा ताकि इसका पूरा पीडीएफ मिलता रहे। साथ साथ में और भी नोट्स शेयर करता हूं, वो भी आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं आज मानवाधिकार संरक्षण की। मानवाधिकार संरक्षण मतलब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। बात करते हैं इनके बारे में। क्या है ये कि मानव अधिकार की संकल्पना जो है वो बहुत ही प्राचीन है। मनुष्य के अधिकारों को संरक्षित करना जो है, ये संकल्पना, ये विचार जो है बहुत पुराने हैं। सामाजिक जीवन की वे सब दशाएं जो मानव को समाज और कानून सम्मत अर्थात संविधान के अनुरूप कार्यों को करने में स्वतंत्रता देती है, वही मानवाधिकार कहलाती है। मानवाधिकार का मतलब साधारण भाषा में ये हुआ कि जो वे सभी अधिकार जो हमें कानून के अनुसार अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता प्रदान करे, कि कानून के दायरे में रहकर के हम जिन सभी कार्यों को कर सकते हैं, वो सारे के सारे अधिकार हमारे मानवाधिकार कहलाते हैं। और हर व्यक्ति को निर्भय मतलब निडर होना चाहिए, स्रोत एवं निर्बाध रूप से स्वतंत्र पूर्वक जीवन जीने का जो नैसर्गिक अधिकार प्रदान करते हैं, वो कौन करते हैं? ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार हमें ये सब प्रदान करते हैं। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि यह अधिकार विश्व के प्रत्येक, ये जो अधिकार है विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वंश का हो, लिंग का हो, उन सभी को ये अधिकार प्राप्त है। तो देखिएगा, इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वह किसी भी धर्म का, संप्रदाय का, वंश, लिंग, किसी भी प्रकार का हो, हर व्यक्ति को ये सारे अधिकार जो हैं वह संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं। बात करते हैं इनके बारे में आगे चल के। आगे क्या है कि मानवाधिकार को अन्य नामों से भी जाना जाता है, कि केवल ऐसा नहीं है कि मानवाधिकार का सिर्फ एक ही नाम है कि मानवाधिकार, इसको इसके अलावा भी अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे हम इसे मौलिक अधिकार कह सकते हैं, हम इसे मूल अधिकार कह सकते हैं, हम इन्हें नैसर्गिक अधिकार कह सकते हैं, हम इन्हें प्राकृतिक अधिकार कह सकते हैं। तो आपका एक और नया प्रश्न यहां से तैयार होता है कि मानवाधिकार जो है इनके अन्य नाम क्या क्या है? तो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार, ये सारे मानवाधिकार के ही अन्य नाम है। बात कर लेते हैं इसके आगे कि ग्रीक यूनानी राज्यों द्वारा सबसे पहले मानवाधिकारों को मान्यता दी थी। तो सबसे पहले एक और प्रश्न आपका तैयार हुआ कि सबसे पहले जो मान्यता प्रदान की गई थी मानवाधिकारों को, ये किसके द्वारा तो ये ग्रीक या यूनानी राज्यों के द्वारा सबसे पहले मानवाधिकारों को मान्यता दी गई थी। इसके बारे में बात करते हैं कि इंग्लैंड ने 1215 ईस्वी में मानवाधिकार के लिए पहला प्रयास किया। तो सबसे पहले मान्यता ग्रीक एवं यूनान के लोगों ने दी, लेकिन इंग्लैंड ने 1915 में मानवाधिकार के लिए पहला प्रयास किया था और इसी प्रयास को ही मूल अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार का मैग्ना कार्टा जो है वो इंग्लैंड ने जो 1215 में प्रयास किया था मानवाधिकार के लिए पहला प्रयास, उसी को ही मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। बात करते हैं अब कि विश्व स्तर पर मानवाधिकारों का क्या महत्व है। तो बात करेंगे कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक के, इससे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मानवाधिकार का ठोस मानदंड नहीं था। मतलब कि मनुष्य के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कोई भी ऐसा मानदंड नहीं था। उसके बाद में कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्व घोषणा को स्वीकार किया और उसके पश्चात से ही विश्व मानवाधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को मनाया जाने लगा। तो एक और नया प्रश्न तैयार हुआ कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है ये भी मनाया जाता है। ये कदम जो है ये पहला कदम था जिनके द्वारा मानवाधिकारों को संरक्षित किया गया था। और विश्व घोषणा की प्रस्तावना में मुख्य रूप से कितने सिद्धांतों का उल्लेख है? तो 4 सिद्धांतों का उल्लेख है। वे 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा है अविभेद, समानता और बंधुत्व। ये 4 ऐसे सिद्धांत हैं जिन 4 सिद्धांतों का उल्लेख जो है ये विश्व घोषणा की प्रस्तावना में किया गया है। उसके बाद
इन 4 सिद्धांतों में कुछ अधिकारों को भी शामिल कर दिया गया है। तो 4 सिद्धांत तो मैंने आपको बता दिए। अब इनके अंतर्गत कुछ और अधिकारों को भी शामिल कर दिया गया है, जैसे व्यक्तिगत अधिकार, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का भी कुछ अधिकार होते हैं। सामूहिक अधिकार के पूरे समूह के भी कुछ अधिकार हो सकते हैं। राजनीति से संबंधित भी कुछ अधिकार होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भी अधिकार होते हैं। तो ये जो 4 सिद्धांत थे, इनके अंतर्गत कुछ और अधिकार बता दिए गए, जिनका मैंने आपके सामने पूरी चर्चा कर दी है। उसके बाद में बात करेंगे कि मानवाधिकार की विश्व घोषणा जो है, ये विश्व के राष्ट्रों पर बंधन नहीं है। इसके लिए मानवाधिकार को विविध रूप से कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो संविधाएं अपनाए थे। संविधाएं मतलब 2 प्रकार से ये संविधाएं अपनाए थे, 2 नियम कानून अपनाए थे। बात करते हैं पहली कौन सी थी। तो पहला जो था वो ये था कि राजनीतिक और नागरिक अधिकार 1966, और दूसरा कब था, दूसरा था कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार 1966। और ये जो अधिकार था कब लागू किया गया था, 1976 में ये लागू किया गया था। तो दो संविधाएं, 2 कानून, 2 अधिनियम बनाए गए थे। पहला राजनीतिक और नागरिक अधिकार 1966, दूसरा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार 1966। अब एक एक करके आगे हम बात करेंगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। देखिएगा, आपके एग्जाम में यूपीएसआई या मूल विधियों से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर इन सब में जो सबसे जरूरी है वो है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। सबसे पहली बात तो ये होगी कि कब लागू हुआ। तो ये 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। और इस अधिनियम का विस्तार जो है ये पूरे भारत में है। इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। कितनी धाराएं हैं, तो 43 धाराएं हैं। यहां से आपके 2-3 प्रश्न तैयार हुए। कब लागू हुआ, अध्याय कितने हैं, धाराएं कितनी हैं, और वर्तमान में पूरे भारत में ये लागू है। बात कर रहे थे कि जैसा कि मैंने हर बार वीडियो में बताता हूं कि पहली जो धारा है वो उस अधिनियम से संबंधित होती है, उसके नाम का वर्णन करती है, उसका संक्षिप्त परिचय दर्शाती है। और जो दूसरी धारा होती है उसी अधिनियम के अंतर्गत कुछ शब्दावलियों को व्यक्त करती है। तो दूसरी धारा के अनुसार कुछ शब्दावलियां बताई गई है, जैसे सशस्त्र बल, आर्म्ड फोर्स, ये धारा 2 क में बताई गई है। मतलब ये है कि सशस्त्र बल सेना, नौसेना, वायुसेना जानी जाती है। इसके अंतर्गत संघ का कोई भी अन्य सशस्त्र बल भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें आती है। सशस्त्र बल यानी कि शस्त्र के साथ में फोर्स तैयार होना ही सशस्त्र बल कहलाता है। दूसरा है मानवाधिकार। मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ये क्या है कि मनुष्य जो है, मानवाधिकार से स्वतंत्रता, समानता, प्राण, व्यक्ति की गरिमा आदि से संबंधित ऐसे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कि संविधान जो है वो ऐसे अधिकार मनुष्यों को प्रदान करता है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, प्राण, जीवन जीने का अधिकार हो, या व्यक्ति की अस्मिता, गरिमा से संबंधित जो अधिकार है, ये इन सब अधिकारों को ही मानवाधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। और ये सारे अधिकार देश के संविधान ने व्यक्तियों को प्रदान दिए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे इसमें कि मुख्य आयुक्त। उसके बाद देखिएगा मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर। अब इसमें क्या है, चीफ कमिश्नर में मुख्य आयुक्त से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 में निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। मतलब ये हुआ कि आसान भाषा में इसको ये समझिएगा कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, इस अधिनियम की धारा 74 में कुछ दिव्यांगजन जो है उनके लिए एक मुख्य अभियुक्त निर्धारित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, और उसी अभियुक्त को ही मुख्य आयुक्त कहा गया है। बात करते हैं अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन। धारा 2 का ख भाग। अध्यक्ष का मतलब यह है कि केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष, केंद्रीय आयोग कहे या राज्य आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसे ही चेयरपर्सन या अध्यक्ष कहा गया है। बात कर लेते हैं इसके आगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। अब देखिएगा, मनुष्य के, आदमियों के, लोगों के मानव अधिकारों के आयोग के लिए एक गठन का भी बनाया गया है। उसके बारे में, मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इस अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो कौन सी धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, तो इस अधिनियम की धारा 3 में इस आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा करी जाती है, और ये आयोग निम्न में से मिलकर बनता है। किन किन से मिलकर के बनता है, सबसे पहले अध्यक्ष जो है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरी बात
एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो वो भी होना चाहिए। 2 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कि मानव अधिकार से संबंधित विषयों को पूरी तरह से जानते हो, कि सबसे पहले उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, दूसरा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चाहे वो वर्तमान में हो या फिर रह चुका हो। 2 ऐसे व्यक्ति जो कि मानवाधिकारों से संबंधित विषयों को जानते हो। उसके बाद कि इस आयोग का महासचिव जो है वो पूर्णकालिक सदस्य होता है और इस आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है, कि आयोग का महासचिव पूरे समय के लिए सदस्य रहेगा और वो जो है वो इस आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भी बना रहेगा। साथ साथ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कुछ मामलों में पदेन हो सकते हैं। पदेन का मतलब है कि अनेक बार उनका पदेन अध्यक्ष उसे चुना जा सकता है। उसके बाद में कि इस अधिनियम के अनुसार भारत की एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, भारत में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा जिसका मुख्यालय कहां पे होगा, तो इसका मुख्यालय कहें या हेडक्वार्टर कहें कहां पे होगा, ये नई दिल्ली में होगा। साथ साथ में आयोग जो है ये केंद्र सरकार की अनुमति से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से भारत के अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय को स्थापित कर सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है तो ये दिल्ली में ही रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये देश के किसी भी भाग में अपना कार्यालय जो है वो बना सकता है। इसके बाद में बात करते हैं कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। तो ये इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करी जाती है। इन सभी की नियुक्ति जो है वो एक समिति की देखरेख में करी जाती है और उस समिति में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, तो इस जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बनते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होंगे उस समिति के, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, उपसभापति या विपक्ष का नेता, ये सारे, राज्यसभा विपक्ष का नेता, ये सारे के सारे व्यक्ति साथ में भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री यानी कि देश के गृह मंत्री जो हैं वे भी उस समिति में शामिल रहेंगे जिस समिति में इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करी जानी है। तो इन सभी का होना उसमें अनिवार्य है। बात करते हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र। अब अध्यक्षों की नियुक्ति हमने कर ली धारा 4 में, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अध्यक्षों के त्यागपत्र भी तो हो सकता है। तो ये कौन से इसके अधिनियम की धारा 5 में उनका त्यागपत्र दिया जा सकता है, जैसे कि आयोग का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति को अपना अध्यक्ष या कोई भी सदस्य जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाना पड़ता है तो असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। यानी कि हटाने का अगर जो प्रावधान है वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा हटाने की प्रक्रिया में अध्यक्ष या सदस्य का दिवालिया, अध्यक्ष जो है वो उसे हटा सकता है, या साथ साथ में यदि जो सदस्य है वो दिवालिया हो जाए या मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाए या विकृत चित्तता आदि भी शामिल है। विकृत चित्तता मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाए, किसी भी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति का मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाता है किन्हीं मामलों में, तो उसे भी पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद में कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की पद अवधि, कितने समय तक भी अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वे अपने पद पर बने रहेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें कि अध्यक्ष हो या सदस्य हो, वे जिस दिन नियुक्त किए जाते हैं उस नियुक्ति के दिन से आगामी 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, यानी कि जो भी इन दोनों में से पहले होती है, अगर वो 70 वर्ष का पहले हो जाता है तो उस समय हटा दिया जाएगा, या अगर उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं तब वो उसको हटा दिया जाता है। साथ साथ में सदस्य या अध्यक्ष उनको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वेतन तथा भत्ते से लाभान्वित किया जाता है, कि जो सदस्य इस पर बने रहते हैं, जो अध्यक्ष का पद होता है, इनके लिए सरकार ने कुछ वेतन का एवं भत्तों का भी प्रावधान किया गया है, तो उन्हें उन वेतन और भत्तों से भी लाभ मिलता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आयोग बनाया गया है इसकी शक्तियां और कार्य। तो मानवाधिकार आयोग की शक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और साथ साथ में उनके कार्य। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि कौन सी धारा में उनके शक्तियां और उनके कार्यों को वर्णन किया गया है। तो उनकी शक्तियां और कार्य जो है वो धारा 12 में वर्णित किए गए हैं। अब उनकी शक्तियां पढ़ते हैं कि मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना
और संवर्धन करना। दूसरी बात कि समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना, कि मानवाधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स जो है, सरकार देश के प्रत्येक समाज में इस मानवाधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य, कार्य भी है और उद्देश्य भी है। साथ साथ में बात करते हैं कि मानवाधिकार की उत्पत्ति के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन या संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, ये भी इनके कार्य हैं। उसके बाद कि मानव अधिकारों से संबंधित संधि और अभिसमयों को लागू करने की सिफारिश करना, कि मानवाधिकार से संबंधित कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तालमेल बैठाना पड़ता है, कई व्यक्तियों से बातचीत करी जाती है, तो ये सारी बातें इसमें शामिल करी जाती है। साथ साथ में कि समय समय पर सरकार को भी सुझाव देना, कि क्योंकि जब मानवाधिकार आयोग है ये व्यक्तियों को भी ऑब्जर्व करते हैं, सरकार के नीतियों को भी ऑब्जर्व करते हैं, और दोनों को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो कहीं कहीं यदि मनुष्यों को हानि हो रही है, मानव को हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए नए कानून बनाने का सुझाव भी सरकार को दे सकते हैं। साथ साथ में मानवाधिकार के उल्लंघन करने वालों को सरकार से सजा दिलवाना, कि जो व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है उन्हें सजा भी दिलवाना इसका कार्य है। साथ साथ में किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर उसकी जांच करवाना तथा उसके न्यायिक सहायता करना, कि यदि कोई व्यक्ति कोई शिकायत दर्ज करता है तो उस शिकायत की जांच करवाना भी कार्य है इस आयोग का। साथ साथ में उसके न्यायिक सहायता करना, न्यायिक सहायता का मतलब यह है कि उससे संबंधित जो सहायता हो सकती है वो सारी सहायताएं भी करना उसका कार्य है। साथ साथ में कि न्यायालय में काफी समय से लंबित किसी न्याय कार्यवाही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप कर सकता है और संबंधित व्यक्ति को न्याय भी दे। कई बार ऐसा हो जाता है, देखिएगा कि कई बार ऐसा देखा गया होगा आपने कि कुछ मुकदमे जो ऐसे होते हैं कुछ लंबे समय तक चल रहे हैं और उसमें किसी का ना जो पीड़ित व्यक्ति है उसके निष्कर्ष निकल करके नहीं आ रहा सामने, तो ऐसे कार्य में जो ये मानवाधिकार आयोग है ये उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी उस जो मुकदमा है उसको निपटाने का प्रयास भी कर सकता है। उसके बाद में आगे चलते हैं कि इसकी धारा 13 में जांच से संबंधित शक्तियों का वर्णन किया गया है। बात करते हैं इसमें क्या क्या शक्तियां हैं, कि जो चश्मदीद होते हैं, जो गवाह होते हैं, उन्हें सम्मन भेजना और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करवाना, साथ साथ में उनकी शपथ परीक्षा भी करना, कि जो चश्मदीद होते हैं, जो गवाह होते हैं, जो उस समय उस घटना से संबंधित व्यक्ति होते हैं, उनको सम्मन भेजना, उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करवाना, साथ साथ में उनकी शपथ प्रक्रिया जो है ये भी पूरी करवाना। उसके बाद शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना, कि शपथ पत्र होता है जिस पर वो शपथ देते हैं उस पर उनके हस्ताक्षर लेना, साक्ष्य ग्रहण करना उनका कार्य है। उसके बाद किसी दस्तावेज को प्रकट एवं प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना, साक्षी यानी कि चश्मदीद जो होते हैं उनके दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, साथ साथ में मानवाधिकार से संबंधित विषयों को जोड़ना जो है ये उन आयोग की शक्तियों में ही आते हैं जो कि धारा 13 में बताई गई है। उसके बाद धारा 21 कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। अब धारा 21 ये कहती है इस अधिनियम की, मानवाधिकार आयोग अधिनियम की धारा जो 21 है इसके अंतर्गत राज्य जो है वो मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकता है। इसके अनुसार क्या होगा कि जो राज्य सरकार है ये अपने राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी और ये जो राज्य में मानवाधिकार आयोग बनेगा ये किन किन से मिलकर के बनेगा, तो सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले होगा एक अध्यक्ष जो किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। देखिएगा जब केंद्र में आयोग का गठन होता है, जब केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है तो उसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, लेकिन जब राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन होता है तो उसका जो अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि एक सदस्य ऐसा भी होना चाहिए जो उच्च न्यायालय या संबंधित राज्य में जिला न्यायाधीश हो या रह चुका हो, चाहे वर्तमान में वो कार्यरत हो या फिर वो पहले रिटायर हो चुका हो। उसके बाद कि जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश के पद पर रहते हुए कम से कम 7 वर्ष हो जाने चाहिए, कि जो जिला न्यायाधीश की हमने बात करी है ना, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करी है, उसे कम से कम 7 साल हो चुके हो उस पद पर बने हुए, यानी कि उसका अनुभव जो है वो कम से कम 7 साल का होना चाहिए या 7 साल से अधिक का उसका अनुभव होना चाहिए। ये पहले सदस्य की बात करें। दूसरा सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसे मानवाधिकार से संबंधित पूरा ज्ञान हो और उसे अनुभव भी हो। अब इस आयोग में एक सचिव की नियुक्ति होगी और जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा,
साथ साथ में आयोग का मुख्यालय जो है वो ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जो कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट हो, यानी कि जो राज्य सरकार है वो जब अधिसूचना देती है, आदेश देती है, स्थान बताती है, तो उसी स्थान पर इस आयोग का, राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, हेडक्वार्टर होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि मानवाधिकार न्यायालय। तो इस अधिनियम की धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय का वर्णन जो है ये किया गया है। बात कर लेते हैं कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण से होने वाले अपराधों के जल्द से जल्द विचारण के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सहमति से, यानी कि उनकी मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेकर के प्रत्येक जिले के किसी सक्षम न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है। यानी कि कोई भी ऐसा न्यायालय हो जिसे सरकार जो है, राज्य सरकार जो है वो मानवाधिकार न्यायालय के रूप में घोषित कर सकती है। अब इस अधिनियम का अध्याय 7 जो है वो वित्त, संपरीक्षा और लेखा से संबंधित होता है। अध्याय 7 में धारा 32, 33, 34 और 35 को शामिल किया गया है। तो ये हमने अध्याय 7 की थोड़ी धाराओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद बात करते हैं प्रकरण कि इस अधिनियम की धारा 36 से धारा 43 तक प्रकरण के अंतर्गत आती है। बात करते हैं 36 जो है ये क्या कहती है? 36 धारा ये कहती है कि आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले इस विषय जो है वो इस धारा में शामिल किए जाते हैं। मानवाधिकार आयोग किसी भी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो कानून और विधि के अंतर्गत गठित किसी राज्य आयोग या अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो, यानी कि जब लंबित का मतलब होता है कि जब तक वो पूरा ना हो, जब तक उस पर कार्रवाई चल रही होती है। धारा 37 विशेष अन्वेषण दलों का गठन करना। धारा 38 कि आयोग के कार्यों को सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करना। धारा 39 जो है वे आयोग के सदस्य भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 21 के प्रयोजनों के लिए लोक सेवक ही समझे जाएंगे। उसके बाद धारा 40, तो धारा 40 क्या कहती है कि इसके अनुसार केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते, वेतन, प्रशासनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए नियम बना सकती है। कि जो केंद्र सरकार है वो जो केंद्र का मानवाधिकार आयोग है उसके सदस्यों के लिए, अध्यक्ष के लिए पेंशन, भत्ते, वेतन, इन सब का निर्धारण करती है। धारा 40 का क्या कहती है? ये कहती है कि केंद्र सरकार को इस नियम के अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में भूतलक्षी नियम बनाने के अधिकार प्राप्त है। भूतलक्षी का मतलब क्या है? भूतलक्षी का मतलब क्या है कि जो पुराने समय में जो बातें हुई है, पुराने समय में जो नियम बनाए गए हैं, अब उनमें संशोधन करने की आवश्यकता अगर होती है तो उनमें संशोधन, विशेष परिस्थितियों में उनमें संशोधन भी किया जा सकता है। धारा 40 ख क्या कहती है कि केंद्र सरकार जो है इसके पूर्व अनुमोदन से, यानी कि केंद्र सरकार से पूछ करके विनिमय बनाने की शक्तियां प्रदान की जाती है। कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन मैं आपको आसान से तरीके से बताता हूं कि धारा 40 ख क्या कहती है कि केंद्र सरकार के पहले पूछ करके या वार्तालाप करके उनसे सलाह मशवरा करने के पश्चात नए नियम बनाने की शक्तियां जो है वो 40 ख में बताई गई है। उसके बाद धारा 41 ये कहती है कि इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए नए नियमों को बना सकती है। तो केंद्र के लिए केंद्र सरकार बनाती है, राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए राज्य सरकार बनाती है। धारा 42 के अंतर्गत यदि अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई परेशानी आती है, कोई कठिनाई आती है, तो केंद्र सरकार उसे दूर करने के लिए नए नियमों को भी गठित कर सकती है। धारा 43 के जो इस धारा के अंतर्गत निरसन एवं व्यावृत्तियों से संबंध जो है सब वर्णन किए गए हैं धारा 43 में। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट और बचा, इसमें वो भी पढ़ते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019। तो ये जो विधेयक है, विधायक नहीं विधेयक, ये जो विधेयक है ये 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था। 22 जुलाई 2019 को इसे राज्यसभा में पारित किया गया। तो दोनों बातें बताइए, राज्यसभा से कब पारित हुआ, लोकसभा से कब पारित हुआ। और ये विधेयक जो है ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो था उसमें ही संशोधन को प्रस्तावित करता है। हमने इससे पहले सारी जानकारियां जो थी वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पढ़ा था, लेकिन जो 2019 में आया है ये उसी अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है।
बात करते हैं कि इस विधेयक में जिन प्रमुख उपबंधों को प्रस्तावित किया गया है वे कौन कौन से हैं। कि जो 1993 में अधिनियम था वो तो है ही, लेकिन उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया, कुछ बदलाव कर दिया गया। उस बदलाव के बारे में बात करते हैं कि इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो भारत सरकार का या व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। बात करते हैं कि आयोग के सिविल सोसाइटी सदस्यों की संख्या जो है वो 2 के स्थान पर 3 करी जा सकती है, और यदि 2 के स्थान पर 3 कर दी गई है तो तीसरी जो सदस्य होगी वो महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। उसके बाद कि इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है, इस पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सकता है। किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश इस बात को, ये किसी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो उसको राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और इनके सदस्यों की पदावधि कितनी होगी कि 5 वर्ष नहीं होगी, पहले हमने पढ़ी है 5 वर्ष, लेकिन अब उसे 5 वर्ष से कम करके केवल 3 वर्ष कर दिया गया है। तो अब उनकी आयु सीमा जो है, पदावधि जो है वो 5 से 3 वर्ष भी कर दी गई है। तो ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि हमने इस वीडियो से पढ़ी है। तो मानवाधिकार की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज, ज्ञानकोश ऐप, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ले लीजिएगा। इन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इन सब ग्रुपों से जुड़ लीजिएगा ताकि आपको सारे पीडीएफ ऐसे ही मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारी 10वीं क्लास समाप्त, अब दोबारा से मैं आपके सामने इसकी अगली क्लास 11वीं क्लास लेकर के प्रस्तुत होता हूं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।